डिस्कस करेंगे हियरिंग लॉस इन चिल्ड्रन इन न्यूबॉर्न्स, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी सुनाई, इस बच्चों में सुनाई कम होती है और उसको कैसे हम डायग्नोस करें, मतलब कैसे उस बीमारी का पता करें और कैसे हम ट्रीट करें। कंजेनिटल हियरिंग लॉस यानी जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें किस किस बच्चे में हियरिंग लॉस हो सकता है, मतलब सुनाई की कमी हो सकती है और क्या उसका इंसिडेंस है। तो इंसिडेंस में अगर हम देखते हैं तो 1000 बच्चे पैदा होते हैं, उसमें किसी भी 2 बच्चे में हियरिंग लॉस हो सकता है। हियरिंग लॉस मतलब कि हियरिंग कैपेसिटी है वो कम होती है, उनकी कम भी होती है या बिल्कुल नील भी हो सकती है। तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसका? इम्पैक्ट क्या है कि जैसे बच्चा एज आगे बढ़ती है तो उसका लोकलाइजेशन टू साउंड नहीं होता है, यानी कि कोई भी साउंड होती है तो उस पर वो रिएक्ट नहीं करता है, उधर अपना सिर को टर्न नहीं करता है, उधर वो रिएक्ट नहीं करता है। जैसे बच्चे शोर करने से रो भी देते हैं, वो भी नहीं उस पर वो भी उसका नहीं हो पाता है। तो साउंड लोकलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, मतलब कि वो साउंड जो है, शोर जो है, आवाज़ जो है, उसको लोकलाइज और डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। तो नंबर 1 ये होता है। तो इसको हम कैसे डायग्नोस करें? तो अब जो है हमें कंपलसरी मैंडेटरी है कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनके 3 दिन के अंदर हमें उनका ऑटो एकॉस्टिक एमिशन करके एक टेस्ट होता है जो हम ही लोग करते हैं मशीन से, वो एक टेस्ट करें या हम बैरा करें, यानी ब्रेन स्टेम इवोक रेस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। वो भी एक किस्म का टेस्ट जो कि वो हम भी करते हैं, न्यूरो के डॉक्टर भी करते हैं। तो वो टेस्ट होता है कि जो 3 दिन बच्चे के पैदा होने से 3 दिन के अंदर हमें वो करना चाहिए। तो वो टेस्ट करते हैं, वो एक वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो हियरिंग टेस्ट और थायराइड ये मैंडेटरी है, यानी जो भी बच्चा पैदा होगा उसके सब बच्चों के थायराइड भी टेस्ट होंगे और सबके जो है हियरिंग भी टेस्ट होंगे। ये दोनों एट बर्थ ही करने से हम उनके फ्यूचर में जो उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ या जो उनकी जो ग्रोथ डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं जिससे वो कमी रह जाती है, उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम एट बर्थ ही उनको हम डायग्नोस कर लें। क्योंकि थायराइड भी जैसे माइलिन जो ब्रेन में जो नर्व्स के चारों तरफ जो टिश्यू होता है माइलिन, उसको ग्रो कराता है। तो अगर वो ब्रेन का टिश्यू नहीं बनेगा तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड रह जाता है और हियरिंग भी नहीं होगा तो वो हियरिंग वाला बच्चा भी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स इसके पुअर हो जाते हैं, ना तो कम्युनिकेट कर पाता, ना वो सुनेगा नहीं तो कम्युनिकेट भी नहीं करेगा। तो किस किस मदर में हम सस्पेक्ट करें कि उसके बच्चे को हियरिंग लॉस हो सकता है? तो वो मदर जिसको कि इन्फेक्शन हुआ हो खासकर टॉक्सोप्लाज्मोसिस से और साइटोमेगालो वायरस से, यानी सिफिलिस है और रूबेला है, ये सब कंडीशंस अगर इन्फेक्शन मदर को हुआ है तो हमें हाई पॉसिबिलिटी है कि बच्चा को हियरिंग लॉस हो सकता है। या मदर ने कोई डायबिटिक्स लिया हो, या मदर ने कोई कीमो कराई हो, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी जो काफ़ी टॉक्सिक होती हैं। अल्कोहल का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट चाइल्ड की हियरिंग पे होता है। टाइम जो प्रेग्नेंट है उनको हमें स्ट्रांगली एडवोकेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अल्कोहल और स्मोकिंग किस तरीके से चाइल्ड की ग्रोथ को और उसकी हियरिंग को इम्पैक्ट कर सकता है, जो उसकी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है। जो कैसे कोई बच्चा पैदा हो तो किस पे हम सस्पेक्ट करें कि वो उसमें हियरिंग लॉस हो सकता है? जो बच्चा मैकेनिकल वेंटिलेशन पर आओ 5 दिन से ज़्यादा, सस्पेक्ट है, ऐसा नहीं कि सब में होगा, सस्पेक्ट है कि वो मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी कि जो इंट्यूबेशन यानी कि जिस वेंटिलेटर पर आओ जिसके बिलीरुबिन बढ़ा हुआ हो और उसमें शायद ब्लड भी चढ़ा हो, वो भी सस्पेक्टेड कि हाई रिस्क केसेस हैं। जो जिसमें क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ हो, यानी कि जिस बच्चे का फेस और नेक में नॉर्मल की तरह ना लग रहा हो, कोई एबनॉर्मेलिटी लग रही हो, बर्थ वेट भी 1500 ग्राम से कम हो, तो वो सब बच्चे हाई रिस्क पे होते हैं। इन सब बच्चों पे हमें अपना प्रॉपर टेस्ट करा के और डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में हियरिंग एड आता है। हियरिंग एड यानी कि जो मशीन सुनने की जो नॉर्मल पॉपुलेशन यूज़ करती है उनकी अलग तरीके की मशीन होती है, जो कोई प्रोफेशनल लोग जो कि एक सेंटर्स होते हैं वहाँ मिलती हैं। वो नॉर्मल धागे वाली मशीनें या ऐसे नॉर्मल मार्केट वाली मशीनें नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी हियरिंग लॉस के अकॉर्डिंगली, जितना हियरिंग लॉस है यानी जितनी कम सुनाई है, उसकी नर्व जितनी वीक है उसके अकॉर्डिंगली मशीन लगाई जाती है। और मशीन के अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है कॉक्लियर इम्प्लांट, जो आज की तारीख में बहुत फेमस और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। कॉक्लियर इम्प्लांट एक किस्म की सर्जरी होती है, वो उसमें एक मशीन होती है जिसका एक हिस्सा अंदर रखा जाता है
स्किन के नीचे, यानी वो बॉडी के अंदर आ जाता है स्किन के, दूसरा एक बाहर की तरफ से रखा जाता है। आज जो है अब गवर्नमेंट उसको कई सेंटर्स में फ्री सप्लाई करती है, तो जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मशीन की कॉस्ट भी कई लैक्स में होती है, वो अपना उस सेंटर्स में जाके उस बच्चे की सर्जरी करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।